नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हाज़िर हूँ आपके सामने BPCC 133 के हवाले से एक नए टॉपिक के साथ। आज हम गुफ्तगू करेंगे असाबी अवारिस पर, जिसे अंग्रेज़ी में न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। नाज़रीन, हम सब वाकिफ़ हैं कि हमारे जितनी भी जिस्मानी हरकतें होती हैं या नफ्सियाती हरकतें होती हैं, उसमें अगर किसी जिस्मानी अज्जा का बहुत अहम रोल होता है तो वो है हमारा दिमाग या जहन। यानी कि हम चाहे जिस्मानी हरकत करें, नफ्सियाती हरकत करें, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमारे जहन का या हमारे दिमाग का उसके पीछे हाथ ज़रूर होता है। यानी कि उसके बिना हम कोई भी हरकत नहीं कर सकते हैं। यूँ तो जब हम ज़हन की बात करते हैं, दिमाग की बात करते हैं, तो हम ज़ाहिरी तौर पर ये जानते हैं कि हमारा जो ज़हन है वो हमारे जिस्म के सबसे ऊपरी हिस्से में होता है, और उसको अगर हम छू करके देखना चाहते हैं तो ये एहसास होता है कि वो बहुत हड्डियों के ढांचे में एक बहुत हिफाजत से ढका हुआ होता है या बना हुआ होता है, और उसके ऊपर जो हड्डियों का जो ढांचा होता है वो उसको महफूज रखता है। और वो हड्डियों का ढांचा बहुत कड़ा और सख्त होता है, जिसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। अगर उसको हम तोड़ने की ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो उस इंसान को ही नुकसान हो सकता है। लेकिन इतने सख्त ढांचे के अंदर होते हुए भी जो हमारा जहन है, जो दिमाग है हमारा, उसमें किसी न किसी तरह से कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। और उस नुकसान का बायस ये होता है कि वो इंसान जिसके अंदर इस किस्म का नुकसान हो गया है, वो किसी न किसी किस्म के इमराज में मुब्तला हो जाता है, या उसे किसी न किसी किस्म की बीमारी हो जाती है, परेशानी हो जाती है, या उसकी हरकतों में, जिस्मानी और नफ्सियाती हरकतों में बदलाव देखा जाता है। तो आसाबी अवारिस इसे ही कहा जाता है कि जहाँ हमारा जो जहन है वो किसी न किसी वजह से उसमें कोई नुकसान हो गया है, किसी न किसी वजह कर उसमें कोई ऐसी कमी हो गई है जिससे उस जो हरकतें हैं, जिस्मानी और नफ्सियाती जो हरकतें होती हैं, उसमें बदलाव आने लगती है, और मरीज़ या वो इंसान जो है वो किसी न किसी तकलीफ़ का शिकार हो जाता है। अगर आसाबी अवारिस को समझने की कोशिश करते हैं तो ये कह सकते हैं कि ये एक आम इस्तिलाह है जो नफ्सियाती बीमारी के अलावा किसी तिब्बी बीमारी की वजह से जहनी अफ़ाल में कमी को बयान करती है। यानी कि नफ्सियाती जो परेशानी है या बीमारी है वो तो होती ही है, उसके अलावा कोई तिब्बी बीमारी जैसे कि किसी और तरह की जो बीमारी होती है, जो जिस्म से वो ताल्लुक़ रखती है, उसकी वजह से ज़हनी अफ़ाल में कमी को बयान करती है। यानी कि ज़हनी तौर पर वो इंसान काम करने के या ज़हनी तौर से जो काम किया जाता है उसमें उसको परेशानी होने लगती है। इसको DSM-5, यानी कि आप लोग इससे वाकिफ़ हैं, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल जो है, उसमें जो 2013 में बनाया गया, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ये एक सिंड्रोम है, एक बीमारी होती है जिसमें कि इल्मी कामकाज, यानी कि जो जहन से ताल्लुक़ रखते हैं उस तरह के कामकाज में कमी ख़ास तौर पर देखने को मिलती है। ये एक असाबी आर्ज़े जो है वो हालात का एक ग्रुप है जो अक्सर दिमागी अफ़ाल को ख़राब करने का बायस बनता है। माहिर नफ्सियात ने इसकी 3 अलग-अलग हिस्से या 3 इसकी अलग-अलग दर्जा बंदी की है, जिसमें सबसे पहले जो उसका नाम दिया गया है उसमें सबसे पहले डिलीरियम है, दूसरा है हल्का असाबी आर्ज़ा, और तीसरा है अहम असाबी आर्ज़ा। यानी कि पूरे जितने भी असाबी आर्ज़े हैं उसमें 3 किस्म को, सारे असाबी अवारिस को 3 किस्म में या 3 हिस्से में दर्जा बंदी करके माहिर नफ्सियात ने बताया कि एक हिस्सा कहलाता है डिलीरियम, दूसरा कहलाता है हल्का असाबी अवारिस या आर्ज़ा, और तीसरा कहलाता है अहम असाबी आर्ज़ा।
तो नाज़रीन, सबसे पहले हम गुफ्तगू करते हैं डिलीरियम के बारे में कि आखिर ये डिलीरियम क्या है और ये किस किस्म का असाबी अवारिस है। तो डिलीरियम की इस्तिलाह लातीनी लफ्ज़, जिसे लैटिन लफ्ज़ कहा जाता है, डिलीरियर से वहाँ माखूज है, यानी कि उससे इस डिलीरियर जो कि एक लैटिन लफ्ज़ है उससे बना है, जिसका मतलब है सीधी लकीर से हटना या अलग हो जाना, बेहुदा होना। यानी कि जो अगर एक सीधी लकीर है तो उससे अगर कोई इंसान हट जाता है या उसका जो जहन है उसके अलग चलता है तो वो डिलीरियम कहलाता है। आगे इसकी तारीफ या इसके बारे में अगर बताना चाहें तो ये कह सकते हैं कि डिलीरियम दिमागी फाल की पिछली बुनियादी लाइन से नुमायती तौर पर पैदा होने वाली कमी है, जो कि मुख्तसर वक्त में आम तौर पर घंटों से दिनों में तैयार होती है। यानी कि बहुत कम वक्त में ये इस तरह की शिकायत जो है वो देखने को तुरंत मिलती है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें या जिससे इसकी पहचान होती है वो ये कह सकते हैं कि इसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा दिखने को मिलता है, और जो इंसान है उसका जो ध्यान है वो कहीं किसी चीज़ पर नहीं लगता है, और अचानक से ये जो इस तरह की जो इलामतें होती हैं वो अचानक से दिखाई पड़ती हैं। तो डिलेरियम एक सिंड्रोम है जिसमें तवज्जो, शऊर और इदराक में खलल पड़ता है। यानी कि तवज्जो में कमी होती है, ध्यान में, शऊर में, उसकी समझ में, और उसके इदराक में खलल पड़ता है। डिलीरियम की हम जब ये बात अगर करते हैं तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि ये एक किस्म की बीमारी इसको हम नहीं कह सकते हैं। ये बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी इलामत होती है जिसमें कि अलग अलग किस्म की इलामतें इंसान जो है वो दिखा रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि जो शऊर है उसमें उसकी कमी पाई जाती है, या उसमें परेशानी पाई जाती है, या खलल हो सकता है उसमें, या उसकी जो इल्मी सलाहियतें होती हैं उसमें परेशानी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर नाज़रीन, आप यहाँ पर अपने स्लाइड में देख सकते हैं कि डिलीरियम को दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि दिमाग का फेल हो जाना या दिमाग का काम करना बंद कर देना भी डिलीरियम कहला सकता है। और इसमें किस किस तरह से कितने कितने लोग जो है वो अस्पताल में रह सकते हैं, जैसे कि जो कि सिर्फ बीमारी से मुब्तला है, इस तरह की बीमारी से मुब्तला है, उसमें 10 से 30% लोग हैं आते हैं। जो बूढ़े हैं लोग हैं जो कि जिनको अस्पतालों में रखा जाता है वो 10 से 40% हैं, और ऑपरेशन के बाद जिस तरह के मरीजों को रखा जाता है वो 50% है, और जो करीब डेथ के यानी कि मौत की नज़दीक है, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा बचाने के वो काबिल नहीं है, तो ऐसे लोग 80% से ज़्यादा होते हैं। इसकी तारीफ में माहिर नफ्सियात ने ये बताया है कि ये एक आर्जी, आम तौर पर पलटने वाली दिमागी खराबी की वजह के तौर पर की जाती है, और तिब्बी तौर पर न्यूरोसिचैट्रिक असमानताओं या बदलाव की एक वसी रेंज के साथ जाहिर होती है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कब होता है? ज़्यादा आम तौर पर ऐसे मरीजों में होता है जो बूढ़े होते हैं और जिनके ज़हनी हालत पहले से समझौता कर चुकी होती है। यानी कि नाज़रीन, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वैसे लोग, ऐसे तो किसी भी उम्र में किसी को हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इस तरह की परेशानी बुजुर्गों में देखने को मिलती है, और वैसे लोगों में जो किसी न किसी किस्म के ज़हनी परेशानी से पहले से ही गुजर रहे हैं। अगर मान लीजिए वो दबाव में है, वो मान लीजिए वो किसी ज़हनी तकलीफ से गुजर रहे हो रहे हैं, या उनको किसी तरह की और ज़हनी इमराज के वो कभी शिकार रहे हों, तो ऐसे मरीजों में इस किस्म की शिकायत देखने को ज़्यादा मिल सकती है। अब इसकी नौयत क्या है कि किस तरह के इसके हालात हैं, तो इसकी नौयत के बारे में ये कह सकते हैं कि ये एक क्लिनिकल सिंड्रोम है जो आम तौर पर बूढ़ों में तैयार होता है, बूढ़ों में पाया जाता है। ये तवज्जो, शऊर और इदराक की तब्दीली की तरफ से खुसूसियत रखता है।
जैसा कि पहले भी बताया गया कि इसमें तवज्जो, शऊर और इदराक की कमी पाई जाती है। तवज्जो मरकूज करने यानी कि ध्यान को एक जगह करने के लिए बरकरार रखने या तवज्जो को मुंतकिल करने की कम सलाहियत के साथ ये एक मुख्तसर मुद्दत में तैयार होता है और इनमें उतार चढ़ाव होता है। खास तौर पर ये देखा जाता है कि घंटों या दिनों में ये अचानक से बढ़ जाता है और तवज्जो की कमी, शऊर की कमी या जो कंफ्यूजन है उसकी हालत जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलग अलग 3 अक़साम बताए हैं। माहिर नफ्सियात ने बताया कि डिलीरियम के 3 अक़साम हैं जो कि जिसमें कि हाइपर एक्टिव, हाइपो एक्टिव और मिक्स्ड। यानी कि हाइपर एक्टिव में क्या है कि बहुत ज़्यादा जिस्मानी हरकतें इस तरह की शिकायत से गुजर रहा होता है। हाइपर एक्टिव का मतलब ही होता है कि उसकी हरकतों में बहुत इजाफा हो जाना, तो वो बहुत परेशान रह सकता है, उसको गुस्सा आ सकता है, बहुत ज़्यादा अपने परेशानी में उसको उसकी जो बेचैनी है वो बढ़ सकती है। और हाइपो एक्टिव में उसे क्या होता है कि उसके अंदर आलस दिखता है, उसका ध्यान जो है वो कम नज़र आता है, उसे नींद की कैफियत ज़्यादा होती है, अक्सर उसे नींद की हालत में पाया जा सकता है। और जो मिला जुला इसका इक़साम है, जो मिला जुला इसका जो किस्म है उसमें ये दिखाया जाता है कि कभी वो इंसान या तो बहुत ज़्यादा अपनी हरकतें ज़्यादा दिखाता है या कभी बहुत कम हो जाता है। यानी कि कभी वो दोनों तरह की जो अलामतें हैं वो मिले जुले वाले इक़साम में ज़्यादा देखने को मिलती है कि वो हाइपर एक्टिव और हाइपो एक्टिव दोनों की हालत जो है वो दिखाने लगता है। डिलीरियम की कुछ खास अलामतें हैं, जैसे कि अभी हमने पहले से भी बताया, अभी आप लोगों ने इसकी तारीफ में भी सुना कि इसकी कुछ खास अलामतें हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा है तवज्जो की कमी। तवज्जो जो है वो जल्दी जल्दी बदलता है, उसमें कमी पाई जाती है। इंसान का जो जहन है, जो उसका कंसंट्रेशन है वो तुरंत बदलता है, जल्दी जल्दी बदलता है, सोचने की सलाहियत में कमी पाई जाती है या फिर उसकी जो सोचने की सलाहियत है उसमें ठहराव नहीं पाया जाता है। और बोलने में खास करके जब वो बातचीत करते हैं तो उसमें उसकी बातचीत में भी ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं जो कि वो सही या नॉर्मल नहीं नजर आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी हरकतें जो जिस्मानी हरकतें होती हैं उसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा पसीना आना, उसके अलावा ख़ास तौर पे जो जिस्मानी या ऐसी हरकतें हैं जो कि अपने आप होती हैं जिसको ऑटोनॉमिक कहते हैं, वो उसमें जैसे कि पसीना आना, चेहरा लाल हो जाना, आँखों का जो है वो डबडबाना, या उसको ये कह सकते हैं, या आपका जो खून का जो दबाव है वो बहुत बढ़ जाना वगैरह वगैरह जो इसकी अलामतें हैं, जो आप अपने स्लाइड में भी नाज़रीन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें ये देखा जाता है कि डिलीरियम की जो मरीज होते हैं वो इस तरह की अलामत जो दिखाते हैं। इसके अलावा उनकी जो याददाश्त है उसमें भी कमी पाई जाती है और जगह का, वक्त का की जो पहचान होती है या उसकी तरफ जो इंसान जो रुजू करता है उसमें कमी पाई जाती है। पहचानने में, किसी चीज़ को पहचानने में, किसी इंसान को पहचानने में उससे गलती हो सकती है, यानी कि जो भ्रम है वो देखा जाता है कि वो भ्रम की हालत जो है उसके अंदर ज़्यादा हो सकती है। DSM-5 ने भी इसके लिए कुछ मयार तय किए हैं और बताया गया है कि अगर इन मयारात से इंसान के जो अलामतें हैं वो मेल खाती हैं या एक ख़ास वक़्फ़े तक ये पाई जाती हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वो मरीज़ या वो इंसान डिलीरियम का शिकार है। जैसे कि अगर अटेंशन की कमी हो रही है, अपने हालात से, अपने माहौल से वो उसको उसकी जानकारी नहीं है या उसको सोचने समझने की सलाहियत में, बोलने की सलाहियत में कमी पाई जा रही है, तो ये देखा जा सकता है कि उसके अंदर इस तरह की बीमारी के शिकार वो हो सकते हैं या माना जा सकता है कि वो इस तरह की बीमारी से गुजर रहा है। इसकी जो वजूहात है वो उन वजूहात में ये माना जाता है कि ऐसे तो बहुत सारे वजूहात हैं, लेकिन ये माना जाता है कि
जो इंसानी जो दिमाग है, जो जहन है, अगर उसमें किसी किस्म की या किसी भी वजह से कोई नुकसान या कोई चोट पहुंचती है, तो उसकी वजह से इस तरह की बीमारी का शिकार वो इंसान हो सकता है। इसके अलावा कुछ दवाइयों का असर या किसी बीमारी का इन्फेक्शन अगर उसको हो गया है, कुछ जो हार्मोन्स निकलते हैं हमारे जिस्म से, हमारे जहन से, उसमें अगर बैलेंस नहीं रह गया है, खान पान उसका बहुत कमज़ोर रहा है, खाने पीने की उसकी जो खाने पीने से जो मिलने वाला जो सेहत है, अगर वो उसे नहीं मुहैया है, तो उस तरह की शिकायत देखने को मिल सकती है या वो उसका शिकार हो सकता है। कुछ सर्जरी या जो ऑपरेशन वगैरह किया जाता है और उसमें जो जो बेहोशी दी जाती है, उस वो भी इसकी एक वजह हो सकती है। नींद की कमी या नींद में जो परेशानी है कि नींद नहीं आती है या बहुत ज़्यादा आती है, वो इसकी एक वजह बन सकती है। इसके अलावा जो लैंग्वेज है या जो ये कह सकते हैं कि जो बोल चाल का जो तरीका होता है, उसमें अगर किसी किस्म की कमी पाई जाती है या उसमें कुछ गलती पाई जाती है, तो भी इस बीमारी की एक वजह बन सकती है। इस बीमारी की वजह को माहिर नफ्सियात ने बहुत और अच्छे तरीके से समझाने के लिए एक टर्म का नाम दिया, जिसे अंग्रेजी में आई वॉच डेथ कहा जाता है। आई वॉच डेथ। और इस आई वॉच डेथ पे जितने भी लेटर हैं, वो सब अलग अलग तरह के इलामतें या अलग अलग तरह की वजूहात को बताते हैं। जैसे आई से इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन की एक वजह है। उसके अलावा इसी तरीके से WAT, ये सब अलग अलग किस्म के वजूहात को बताते हैं, जैसे कि इंसान का कहीं खो जाना, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक बदलाव जो होता है, या किसी सदमे का वो शिकार हो जाता है, किसी खान पान की जो सेहत है उसकी कमी उसे हो जाती है, दवाओं का नशा या उसकी कमी हो जाती है। ये सारी चीज़ें, बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिलीरियम की वजूहात में शामिल हैं। डिलीरियम के खतरे के अवामिल क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों से ऐसा हो सकता है कि डिलीरियम का शिकार कोई इंसान हो जाए। तो सबसे पहले उसमें है कि देखने और समझने में कोई खराबी जो पैदा होने लगती है, यानी कि इंसान को कोई चीज़ जो देखने और समझने की जो उसकी सलाहियत है, उसमें जब कमी आती है, तो माना ये इस बीमारी की तरफ इशारा कर सकता है। या कोई बहुत बड़ी बीमारी का वो शिकार हो गया है, कुछ ऐसी खतरनाक बीमारी का वो शिकार अगर इंसान हो जाता है, तो उसके जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उसमें इस तरह की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा इल्मी सलाहियत में कमी होना, और जिस्म में यूरिया और क्रेटिनाइन का बहुत ज़्यादा उसका जो रेशियो है, उसकी जो रफ्तार है, उसमें वो उसका जो बैलेंस है, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी अगर हो जाती है, तो ये माना जाता है कि इस तरह की बीमारी हो सकते हैं। अब डिलीरियम के हकायक और आदात शुमार क्या है, यानी कि आदात शुमार में ये देखा जाता है कि 20% जो बड़े हैं, यानी कि जो नौजवानी की उम्र को पार कर चुकी हैं, तो उनमें इस तरह की शिकायत देखने को मिलती है। लेकिन ज़्यादातर इस तरह की बीमारी बुजुर्गों में देखने को मिलती है, या ऐसे लोगों में जो किसी दवाओं के या ऑपरेशन वगैरह के बाद उन पर जो फ़र्क पड़ता है उनके जिस्मानी और नफ्सियाती हरकतों में, उनमें ये देखा जाता है। एड्स के मरीजों में, कैंसर के मरीजों में, और जो लोग बहुत ज़्यादा दिनों तक अस्पतालों में हैं या वहाँ पर रह करके उनकी देखभाल जब की जाती है, तो ये देखा जाता है कि इस तरह की बीमारी उन लोगों में ज़्यादातर हो सकती है। अक्सर ये देखा जाता है कि इस बीमारी से ठीक होने में मरीजों को कई हफ्ते लग जाते हैं। इसका इलाज क्या हो सकता है? अब इसके इलाज के बारे में ये देखा जाता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह के वजह या जिन वजूहात से वो बीमारी हुई है, उस पर ध्यान देना।
कि सबसे पहले ये इस बात की खोज की जाती है कि ये आखिर ये बीमारी इस इंसान में किस वजह से है। क्या वो बड़ी उम्र की वजह से है, क्या वो किसी दवा के नुकसान की वजह से है, किसी ऑपरेशन वगैरह की वजह से, किसी सख्त अलालत की वजह से है, किस वजह से है, उस पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। उसके अलावा फिर कुछ नफ्सियाती और सामाजिक तरीक़ों से, जैसे कि बातचीत करके, लोगों के साथ उनके साथ वक़्त दे करके, उनको बहुत ज़्यादा आरामदेह हालत में रख करके, इस तरह से उनका इलाज करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि वो इस बीमारी से बाहर निकल सके। इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? इसकी रोकथाम के लिए कुछ मेडिकल उपाय जो है वो किए जा सकते हैं, जैसे कि कुछ खास किस्म की दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है, या कुछ ऐसी, जब उनका इलाज चल रहा है, वो क्या किसी बीमारी के वो शिकार है, तो उस वक्त बहुत हिफाजत के साथ या बहुत सावधानी के साथ उनको दवाओं का इस्तेमाल करवाया जाना चाहिए, ताकि उसके साइड इफेक्ट में इस तरह की बीमारी जो है वो पैदा ना हो सके। डिलीवरी के बाद असाबी आवारिस की कड़ी में अहम और हल्के असाबी आवारिस आते हैं, जो कि जिस्मानी और नफ्सियाती हरकतों पर अपने बदलाव को दिखाते हैं। तो अहम और हल्के असाबी आवारिस क्या हैं? किस्म का है, और अहम असाबी आवारिस जो है वो अलग किस्म के होते हैं। हल्का असाबी आवारिस जो है, उनमें कुछ दिमागी अफ़ाल में कमी वाक़ा होने, लेकिन खुद मुख्तार रहने और रोज़मर्रा के काम करने के काबिल होते हैं। जो मरीज़ हल्के असाबी आवारिस से गुजर रहे होते हैं, उनमें इतनी सलाहियत होती है कि हालांकि कुछ दिमागी अफ़ाल में कमी पाई जाती है, लेकिन इतनी सलाहियत वो रखते हैं कि वो अपने आप अपने बहुत सारे कामों को कर सकते हैं, रोज़मर्रा के काम को पूरा कर सकते हैं, खुद मुख्तार होते हैं और अपनी जिम्मेदारी खुद निभा सकते हैं। लेकिन अहम असाबी आर्जा में दिमागी अफ़ाल में कमी तो होता ही है, और रोज़मर्रा के काम करने की सलाहियत में भी कमी हो जाती है। पहले इसी को, यानी कि अहम आसाबी आर्जे को, डिमेंशिया भी कहा जाता था, जो कि बाद में इसके नाम में बदलाव लाया गया, और इसके नाम को, चूंकि ये नाम जो है इसमें थोड़ा स्टिग्मा है, इसलिए इसको बदल करके अहम आसाबी आवारिस रखा गया, ताकि इसमें जब इसे सुनने में या इसे बोलने में किसी किस्म की इंसानियत पर चोट या इंसानियत को तकलीफ ना हो सके। तो हल्के और जो बड़े आसाबी आर्ज हैं, उसके दरमियान जो फ़र्क है, वो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि हल्के आसाबी आवार्ज में इंसान अपनी देखभाल खुद कर सकता है, और वो खुद मुख्तार होता है, और अपनी जिम्मेदारी, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वो खुद निपट सकता है। यानी कि ये देखा जाता है कि जो हल्के आसाबी आवारिस के लोग हैं, उनके अंदर जो कुछ ज़हनी या कुछ जो दिमागी अफ़ाल तो होते हैं, लेकिन उनके अंदर थोड़ी शऊर भी बनी रहती है। इतना शऊर होता है कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आज जो बड़े या अहम आसाबी आवारिस हैं, उनमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पूरा करने की सलाहियत में कमी पाई जाती है। बड़े आसाबी आर्ज़े के लिए भी DSM-5 में बहुत सारे अलग-अलग मयार तय किए गए हैं, और इस मयारात को पूरा करने के बाद अगर कोई इंसान इन सारे मयारात को पूरा करता है, तो ये माना जाता है कि वो बड़े आसाबी आर्ज़े का शिकार है, यानी कि वो डिमेंशिया का शिकार है। आप उसकी तो इसमें सबसे ज़्यादा जो देखने को जिस इस मयार में इन मयारात में जो सबसे ज़्यादा अलामतें जिस पे फ़ोकस किया गया है, उसमें ये है कि जो ध्यान की जो सलाहियत है, वो बहुत ज़्यादा उसमें कमी पाई जाती है। याददाश्त में, सीखने में, बोलने में, देखने और समझने में, या हरकत करने की जो सलाहियत होती है, उसके ऊपर उसमें बहुत ज़्यादा इसमें कमी पाई जाती है, या उसमें कुछ न कुछ अलग-अलग ढंग से उसमें तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है मरीज़ को। इसलिए इसमें अगर किसी किस्म इसमें इन सारे अलग-अलग किस्म के अगर मसाइल पाए जाते हैं, तो ये माना जाता है कि वो इंसान बड़े आसाबी आर्ज़े का शिकार है। इसी तरीके से हल्के आसाबी आर्ज़े के बारे में भी DSM-5 ने बताया है कि इसमें भी
कुछ इस तरह के معیار طے کر دیے گئے ہیں کہ اگر ان سارے معیارات میں انسان کو ایک یا اس سے زیادہ کمی پائی جاتی ہے تو یہ مانا جاتا ہے کہ وہ انسان اس طرح کے حوادث کا شکار ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو اس چیز میں کمی جو ہوتی ہے، جیسے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں کمی ہوتی ہے، فیصلہ لینے کی صلاحیت میں کمی ہو سکتی ہے، یا کسی چیز کو اس کے الگ الگ قسموں میں یا ڈائمینشن کے تحت سمجھنے کی جو کمی ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں اس کے تحت آتی ہیں. اب اہم اعصابی عوارض کو تھوڑا اور اچھے سے سمجھنے کے لیے ماہر نفسیات نے بتایا کہ بڑے یا اہم اعصابی عارضے بیماریوں کی ایک بڑے گروپ کی علامت کو بیان کرتے ہیں. یعنی کہ اس میں بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے فرد کے کام کاج میں مسلسل کمی ہوتی ہے. یعنی کہ کسی انسان کے اندر اگر اہم اعصابی عوارض ہے تو اس کے اندر کئی طرح کے بڑے بڑے قسم کی بیماریاں جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہیں، جس سے اس کی کام کرنے کی جو صلاحیت ہے، کام کاج کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس میں کمی یا جو ہے اس میں پریشانی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. یہ ایک چھتری اصطلاح ہے جو یادداشت، دانشورانہ صلاحیت، استدلال اور سماجی مہارتوں میں کمی کے ساتھ ساتھ عام جذباتی رد عمل میں ہونے والی تبدیلیوں کو بیان کرتا ہے. یعنی کہ اس طرح کی بیماری میں اس کو چھتری اصطلاح اس لیے کہا گیا کہ اس ایک طرح کے درجہ بندی میں یا اس ایک طرح کی کیٹیگری میں بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں، الگ الگ طرح کی، جو کہ جس میں یادداشت سے جڑی ہوئی ہے، دانشورانہ صلاحیت سے جڑی ہوئی پریشانی ہے، سماجی مہارتوں میں کمی کے ساتھ ساتھ جذباتی رد عمل میں بھی کمی کی شکایت دیکھنے کو ملتی ہے. اس میں اہم اعصابی عوارض جسے پہلے ڈیمنشیا بھی کہا جاتا تھا، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا سنڈروم ہے جو یادداشت، تقریر، استدلال، فکری فعال اور اسپیٹیو ٹیمپورل ادراک میں علمی کارکردگی کی سابقہ سطحوں کے مقابلے میں علمی ڈومینز کی نمایاں بگاڑ کے ساتھ ترقی کرتا ہے، یعنی کہ وہ بڑھتا ہے اور یہ جذباتی تبدیلیوں سے بھی منسلک ہو سکتا ہے. یعنی کہ اس میں یادداشت سے جڑی ہوئی، بات چیت سے جڑی ہوئی، فکری فعال سے جڑی ہوئی اور بہت سارے اسپیٹیو ٹیمپورل ادراک سے جڑی ہوئی پریشانی جو ہے وہ نظر آتی ہے. ساتھ ہی کچھ ایسی جذباتی تبدیلیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ اسی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہیں. اس کی نوعیت کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک دماغی کام کاج کرنے کی صلاحیت میں کمی. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ لگاتار کمی پائی جاتی ہے. یعنی کہ انسان کے جو ذہنی کام کاج کرنے کی جو صلاحیت ہے اس میں لگاتار کمی ہوتی ہے. فیصلہ لینے کی اور یادداشت میں کمی پائی جاتی ہے. بولنے میں، پہچاننے میں یا الگ طرح سے جو الگ الگ طرح کے علمی کام کاج کے جو طریقے ہیں اس میں کمی پائی جاتی ہے. اور بہت زیادہ یہ اس میں ادلاؤ بدلاؤ کی حالت جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. پریویلنس یا یہ کہہ لیں کہ اس کا پھیلاؤ اور اعداد و شمور کیا ہے، تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر 7 سیکنڈ میں ایک نئے کیس اس قسم کے دیکھنے کو ملتے ہیں. اور ایسا مانا جاتا ہے کہ جو بزرگ ہیں، یعنی کہ جو 65 کی عمر کے پار ہیں، ان میں 5%، جو لوگ 85 کے وہ ان میں 20%، اس طرح کے مریض کے شکار، اس طرح کے مریض جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. اور اس طرح سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں اور بھی کئی طرح کی پریشانی جیسے کہ الزائمر کی بیماری اور پارکنسن وغیرہ کی بیماری بھی اس کے تحت آتی ہے، جس سے یہ مریض میں طرح طرح کی علمی اور یادداشت سے جڑی ہوئی، دانشورانہ صلاحیت سے جڑی ہوئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کی الگ الگ علامتیں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلی جو علامت ہے وہ ہے یادداشت میں کمی. یعنی کہ مریض بار بار بھولنے کی شکایت کرتا ہے اور بات چیت میں تکلیف یا پریشانی ہوتی ہے، کسی چیز کو حل کرنے میں پریشانی ہوتی ہے. اگر کوئی مشکل کام ہے تو اس کو وہ اپنے آسانی سے حل نہیں کر سکتے ہیں. کسی چیز کو صحیح طریقے سے
बनाना और उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज ढंग से करने में वो उन्हें तकलीफ होती है। या और जो परेशानी होती है उसमें ये देखा जाता है कि हाथ पैर से जो काम किया जाता है हाथ पैर की मदद से, उसमें सही तालमेल नहीं वो बिठा पाते हैं और उनके अंदर बहुत तरह के कंफ्यूजन या उनका जो ध्यान है वो अलग अलग तरीके से बदलने लगता है। इसी कड़ी में कुछ बीमारियां ऐसी खास तौर पर देखने को मिलती हैं जो कि डिमेंशिया की वजह से होती हैं, जिसमें सबसे पहले है पार्किंसन की बीमारी। तो पार्किंसन की बीमारी हरकत की खराबी की एक किस्म है, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा जो चीज देखने को मिलती है वो है कि हरकत में खराबी आती है। पार्किंसन की बीमारी एक तरक्की पसंद आर्जा है जो असाबी निज़ाम और जिस्म के उन हिस्सों को मुतासर करती है जो असाब के जेर कंट्रोल है, यानी कि जहन से उनका खास तौर पर जुड़ाव होता है और चूंकि उसमें कमी आ जाती है इसलिए उसमें उनकी हरकतों में भी कमी पाई जाती है। पार्किंसन की बीमारी क्या है, अगर इसे समझाया जाए तो ये कहने को आता है कि ये एक ऐसा आर्जा है जो बुनियादी डोपामाइन पैदा करने वाले न्यूरॉन को मुतासिर करता है, जिसे सब्स्टिटेंट निग्रा कहा जाता है। यानी कि दिमाग में जो डोपामाइन का हार्मोन है जो पैदा होता है उसमें उसके न्यूरॉन को ये मुतासिर करता है और उसमें कमी के वजह से इस तरह की परेशानी होती है। इसके अलग अलग 5 मराहल माहिर नफ्सियात ने बताए हैं कि सबसे जो पहला मराहल होता है उसमें ये होता है कि एक अलग अलग किस्म के इसमें ये बताया गया है जो अलग अलग तरह के जो हमारे ये प्लैनेट में अलग अलग तरह के जो सैटर्न है, जमीन है, ये सब जो है इन पर रख करके ये बताया गया है कि ये 5 किस्म से है। यानी कि सबसे पहले जहन से निकल करके वो दिमाग के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं और उसके बाद फिर वो पैरों में जाते हैं और उनकी हड्डियों को कमजोर करते हैं और फाइनली आखिर में इंसान क्या होता है, आखिर में वो इंसान दूसरों की मदद के सहारे चल नहीं सकता है, यानी कि वो व्हील चेयर पर आ जाता है, जैसा कि आप अपने स्लाइड पर देख रहे हैं। इसकी अलग अलग जो अलामतें हैं उसमें सबसे पहले जो अलामत है उसमें है कि जो चेहरे के हाव भाव में बदलाव पाया जाता है। यानी कि चेहरा जो है उसमें जो उतार चढ़ाव होता है उसमें कमी पाई जाती है। अपने बाहों को वो उनके बाह जो है वो उनको हिलाने में वो और नाकामयाब हो जाते हैं, चलने में उनको परेशानी होती है। उनका और आवाज़ जो है थोड़ी पतली हो जाती है, झुनझुनाहट जैसी हालत उनके जिस्म में या पैरों में खास तौर पे पाई जाती है और कंधे उनके जो है वो अकड़ जाते हैं, अकड़े हुए होते हैं। यहाँ पर आप नाज़रीन दूसरे स्लाइड में ये देख सकते हैं कि सबसे पहली जो इलामत है कि वो थोड़े से आगे की तरफ झुक जाते हैं, यानी कि उनके जो जिस्म की जो बनावट है उसमें थोड़ी बदलाव आ जाती है और उनके अंदर परेशानी, चिड़चिड़ापन आ जाता है, लगातार वो हिलते रहते हैं। कुछ जो मरीजों को अगर आप लोगों ने भी देखा होगा और उससे तो कुछ मरीज लगातार उनके हाथ या उनका जो जिस्म है वो हिलते रहता है, वो इसी बीमारी की वजह से होता है। यहाँ पर वो और आगे दूसरे नीचे की तरफ अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर कुछ और अलामतों को दिखाया गया है जिसमें बोलने में परेशानी होती है, हाथ उनके कांपते हैं, वो चलने में उनको परेशानी होती है, यानी कि वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, सूंघने की जो सलाहियत है उसमें कमी पाई जाती है और उनका सबसे ज़्यादा जो इस बात से परेशानी होती है कि उनका बैलेंस जो है वो खराब हो जाता है। इसके अलग अलग इसके भी कुछ वजूहात हैं और वो उन वजूहातों में 2 वजूहात को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई है। एक है कि जो कि वजूहात हमारे माहौलियात से या मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं और एक है हमारे में हमारा जो जीन है उसमें जो बदलाव आता है वो कुछ हो सकते हैं या और
जो डोपामाइन है उसका जो कम लेवल हो जाता है जब, या कुछ और ऐसी दवाओं का असर हो जाता है, या प्रोटीन का बहुत ज़्यादा बढ़ना या घटना, ये शामिल इसमें इसके है। तो जो जेनेटिक वजह है उन वजूहात पे इन सबको रखा जाता है। इसके अलावा एक और ख़ास वजह है दिमाग में चोट लगना। अगर किसी किस्म से आपके सर में या दिमाग में कोई किसी किस्म की चोट या नुकसान हो जाता है सर को, तो उससे उसके बाद इस किस्म की बीमारी देखने को मिलती है। साथ में जो सेक्स या फिर जो रेस है वो भी इसकी एक ख़ास वजह है, जो कि इसकी वजह से अलग अलग किस्म की बीमारियां या पार्किंसन की अलग अलग शिकायतें देखने को मिलती हैं। जहाँ तक इसके इलाज का सवाल उठता है, तो अब तक मेडिकल साइंस में इसके लिए किसी किस्म की कोई दवा या इसका कोई इलाज, ऐसा पक्का इलाज जो है वो अब तक नहीं बताया गया है। लेकिन फिर भी कुछ दवाओं का इस्तेमाल करके, कुछ वर्जिश वगैरह करके, या इस तरह से कुछ ऐसे दवाओं का को लेकर के जिससे कि आसाबी जो न्यूरॉन्स वगैरह है, जो सिस्टम है उसमें कुछ जो खराबी आ रही है उसको दूर किया जाए, या कुछ योगा वगैरह करके, यानी अलग अलग जिस्मानी वर्जिश का सहारा लेकर के इस तरह की बीमारी से निजात पाया जा सकता है। बीमारी यानी कि हंटिंगटन नाम की एक ऐसी बीमारी जिसमें कि मरीज कई तरह की शिकायतें दिखाता है। इस बीमारी को हंटिंगटन कोरिया भी कहा जाता है, और इस बीमारी को चूंकि डॉक्टर जॉर्ज हंटिंगटन ने पहली बार बताया था, इसलिए उनके नाम पर ही इस बीमारी को रखा गया, जिसमें कि ये देखा जाता है कि ये लगातार हमारे जहन में जो कमी या खराबी पाई जाती है, या उसमें जो कमी होती चली जाती है, उसे ही हंटिंगटन की बीमारी कहा जाता है, जिसमें जो कि हमारे चलने फिरने को, हमारे महसूस करने को, हमारे सोचने समझने की सलाहियत को कमज़ोर करता है। हंटिंगटन की बीमारी एक गैर मामूली तरक्की पसंद जीनियाती अहाती आर्जा है जो असाबी निज़ाम को मुतासिर करता है। हंटिंगटन की बीमारी दिमागी ख्यालात पर असरअंदाज होती है, जिसे न्यूरॉन कहते हैं, और यह तंजीली पूरे दिमाग को मुतासिर करती है। लेकिन दिमाग के बाज़ मरकज़ हिस्से, जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं, दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। यानी कि दिमाग के बाकी हिस्से को तो मुतासिर करता है, सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला जो दिमाग का हिस्सा है वो है बेसल गैंग्लिया। हंटिंगटन की बीमारी एक नायाब विरासत में मिलने वाली बीमारी है, यानी कि इसके लिए विरासत सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, जो दिमाग में असबी खलियों की तरक्की पसंद खराबी का सबब बनती है। हंटिंगटन की बीमारी का एक शख्स की फ़ाल सलाहियतों पर वसी असर पड़ता है, और आम तौर पर उसके नतीजे में हरकत, सोच और नफ्सियाती अवारिज़ होते हैं। यानी कि हंटिंगटन की बीमारी में जो मरीज़ है या जो इंसान मुब्तला होता है, उसके हरकत में, सोच में और नफ्सियाती अवारिज़ जो है उसके शामिल होते हैं। इस बीमारी की इलामत को में 3 तरह की इलामत या 3 तरह के जो सबसे ज़्यादा नज़र आने वाली इलामतें हैं उसको शामिल किया गया है, जिसमें इल्मी, मोटर से जुड़ी और रवैये से जुड़ी हुई इलामतें हैं शामिल हैं। इसमें सहरुखी रवैया इसे कहा जाता है। हाँ, इसकी जो अलग अलग और इलामतें हैं उसमें ये देखा जाता है कि जो मरीज़ इस बीमारी का शिकार है उसके अंदर भूलने की बीमारी, चिड़चिड़ापन, अपने आप को कम समझना, या अपने आप में को किसी तरह के की गलतफहमी का शिकार वो होना, परेशानी वगैरह वगैरह, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें उसके अंदर देखने को मिलती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि मरीज़ का जो मूड है, जो मिजाज है, वो बहुत उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलती है। उसकी जो इल्मी सोच है उसमें बदलाव आता है, उसकी जो शख्सियत है उसमें भी बदलाव देखा जाता है, ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है, वो किसी चीज़ पर वो
फोकस करने में या यानी कि उसको कंसंट्रेट करने में वो नाकामयाब होता है, और उसके जो मसल्स होते हैं उसमें भी खिंचाव पाया जाता है। इसकी बीमारी में सबसे इसकी बीमारी की जो वजूहात है, उस वजूहात में सबसे जीन ही इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। और उस जीन में भी हमारे नफ्सियात ने बताया है कि CAG जो है वो और जो जीन है, तो जो क्रोमोसोम का जो हिस्सा है, जो वो बार बार वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि चौगुना हो जाता है। क्रोमोसोम 4 जो है वो बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बीमारी माना जाता है कि ये इस किस्म की बीमारी हो सकती है। इसके इलाज के लिए भी कोई किसी किस्म का कोई सही इलाज या एक ठोस तरीका इलाज का अब तक नहीं बताया गया है। लेकिन यहाँ पर भी फिर दवाओं की मदद से और कुछ लोगों को समझाने, काउंसलिंग जिसे कहते हैं, या कुछ अलग अलग तरह की वर्जिश वगैरह का सहारा लेकर के इस बीमारी को दूर करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद अल्जाइमर की बीमारी। अल्जाइमर की बीमारी से हम सब वाकिफ़ हैं नाज़रीन, और ये देखा जाता है कि अक्सर जो बूढ़े लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं, उनमें भूलने की शिकायत देखने को मिलती है। यानी कि अभी उन्हें कुछ याद रहता है और फिर वो चीज़ दूसरी थोड़ी देर के बाद वो चीज़ वो भूल जाते हैं। तो अल्जाइमर की बीमारी क्या है? अल्जाइमर की बीमारी एक तरक्की पसंद न्यूरोलॉजिक आर्जा है, जिसकी वजह से दिमाग सिकुड़ जाता है और दिमाग के ख़यालात मर जाते हैं। नाज़रीन, आप अपने इस स्लाइड में ये देख सकते हैं कि एक इंसान के दिमाग को दिखाया गया है कि जो बाहरी हिस्सा है उसका, वो उसका असल दिमाग है। जो आप ये देख सकते हैं कि जो दिमाग है उसको 2 हिस्से में करके दिखाया गया है। तो जो बाहरी हिस्सा है वो उसका असल दिमाग है, और जो हिस्सा जो अंदरूनी हिस्सा जो दिख रहा है वो उसका अल्जाइमर के बाद का की जो बनावट है दिमाग का, वो है। यानी कि जो दिमाग जो उसका जो फैलाव उतना था, जो आप अपने स्लाइड में देख सकते हैं, वो सिकुड़ जाता है और सिकुड़ करके उसकी जगह जो है वो छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो ज़हनी सलाहियतें हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, या इंसान जो है ज़हनी अपने दिमाग का सही इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पाता है। अल्जाइमर का मर्ज़ दिमागी आर्जा है जो आहिस्ता आहिस्ता याददाश्त और सोचने की सलाहियतों और बालाखिर आसान तरीन कामों को अंजाम देने की सलाहियतों को ख़त्म कर देता है। यानी कि ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कि धीरे धीरे हमारी सोचने की सलाहियतों को ख़त्म कर देता है, और आसान तरीन कामों को भी अंजाम देने में हम नाकामयाब हो जाते हैं। यानी कि जो काम बहुत हल्के और आसानी से हम कर सकते थे, वो हम अब नहीं कर सकते हैं अगर हम अल्जाइमर के शिकार हैं तो। इस बीमारी में मुब्तला ज़्यादातर लोगों में देर से शुरू होने वाले किस्म की अलामत सबसे पहले 60 की दहाई के वस्त में ज़ाहिर होती है। यानी कि 60 साल की उम्र अगर हम पार कर जाते हैं तो ये ज़्यादातर देखा जाता है कि इंसान अल्जाइमर के शिकार होने की जो वजह है वो उसमें बढ़ जाती है। इब्तदाई आगाज़ अल्जाइमर किसी शख्स की 30 और 60 की दहाई के दरमियान होता है और बहुत कम होता है, जो कि बहुत कम पाया जाता है कि 30 से 60 के बीच में किसी बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो अल्जाइमर के शिकार हो सकते हैं। ज़्यादातर ये देखा जाता है 60 साल की उम्र के बाद ही उनमें इस किस्म की शिकायत देखने को मिलती है, जिसे अल्जाइमर नाम दिया जाता है, और उसमें वो अपने सोचने समझने की सलाहियत जो है उनकी, उसमें वो कमी पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा याददाश्त में कमी पाई जाती है। थोड़ी देर के बाद उन्हें ये याद नहीं रहता है कि उन्होंने नाश्ता किया, और फिर से वो नाश्ता की फरमाइश करते हैं, और ऐसा वो कई एक बार करते हैं। इससे उनकी जिस्मानी जो हालात हैं वो भी बिगड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी 2-3 बार वो नाश्ता करने के बाद भी उन्हें ये लगता है कि उन्होंने नाश्ता नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अभी उस चीज़ को वो काम अंजाम किया, और फिर थोड़ी देर के बाद वो भूल जाते हैं कि उन्होंने उस काम को अंजाम कर लिया, या अभी क्या वक्त हो रहा है, या कभी कभी पहचानने की भूल हो जाती है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी याददाश्त से जुड़ी हुई जितनी भी हरकतें होती हैं वो उनमें उसकी कमी पाई जाती है, या उन्हें उस चीज़ को अंजाम करने में बहुत तकलीफ
का सामना करना पड़ता है। इसकी जो अलामतें हैं उसमें उस अलामत में नाज़रीन सबसे पहली जो अलामत उभर के सामने आती है वो ये आती है कि इंसान की याददाश्त में कमी होती है या इंसान को भूलने की बीमारी हो जाती है, वो सब जल्दी जल्दी भूलने लगता है। इसके बाद उसमें उसकी जो इल्मी सलाहियत है उसमें कमी पाई जाती है, यानी कि सोचने समझने की सलाहियत में कमी होती है, ध्यान की तवज्जो की सलाहियत में कमी होती है, पहचानने की सलाहियत में कमी होती है, चीज़ों को समझने की सलाहियत में कमी पाई जाती है। और उसके बाद चूँकि इल्मी सलाहियत में कमी होती है इसलिए उनमें पहचानने की सलाहियत में भी कमी होती है। अपने ही कई एक बार ऐसा होता है कि अपने ही बच्चों को, अपने ही रिश्तेदारों को इंसान पहचानने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे याद नहीं रहता है, उसे उसकी पहचान नहीं रहती है। बहुत दूसरे लोगों को वो पहचान भी सकता है। कई एक बार ऐसा देखा जाता है कि जो दूसरे हैं, जो उनके उनके बहुत करीबी नहीं है या उनके रिश्तेदार नहीं है और उनसे उनका कभी-कभी ही मिलना होता है, तब भी वो उनको पहचान लेते हैं। लेकिन जो उनके रिश्तेदार हैं या जो उनके करीब हैं, उनको वो उस रिश्ते से पहचानने से इनकार करते हैं जो उनका असल रिश्ता है। जैसे अगर उनके बेटे हैं या उनकी बहुएँ हैं या उनके और दूसरे दिगर भाई-बहन रिश्तेदार हैं अगर, तो उनको वो पहचानने से इनकार कर सकता है। इसके अलावा पढ़ने में, बोलने में और लिखने में इन चीज़ों में कमी पाई जाती है कि वो इंसान की उसकी जो सलाहियत है उसमें वो कमी हो जाती है कि वो ठीक से पढ़ नहीं पाता है। चूँकि उसकी ख़ास वजह ये है कि उसकी याददाश्त और जो इल्मी सलाहियत है उसमें कमी हो रही है, इसलिए वो पढ़ नहीं पाता है, लिख नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है और उसमें लगातार उसमें कमी पाई जाती है। इसके अलावा शख्सियत में और रवैये में भी बदलाव होता है, यानी कि उसकी शख्सियत जो उसकी अपनी शख्सियत है उससे वो बदलने लगती है। उसके जो रवैयात थे, जो पहले रवैयात थे, वो अब के रवैयात से उसमें बदलाव पाया जा सकता है। और मज़ीद यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि याददाश्त में कमी तो हुई, सोचने की सलाहियत में कमी होती है, यानी कि वो उन चीज़ों को नहीं सोच सकते हैं जिसको कि वो महसूस कर सकते हैं। उसके अलावा बोलने में, लिखने में और पढ़ने की जो कमी पाई जाती है, वक़्त की और जगह की पहचान उनको नहीं होती है। फैसला लेने की सलाहियत में कमी हो जाती है। अगर उनसे कोई हल्के या मामूली काम को भी उन्हें दिया जाए तो भी उस काम को वो अंजाम किसी चीज़ को अगर बहुत अच्छे तरीके से सोचने की या उसको समझने की ज़रूरत है तो इसमें भी वो नाकामयाब होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने ज़हन पर दबाव नहीं डाल सकते हैं और चीज़ों को अलग-अलग तरीकों से सोचने समझने की जो सलाहियत है उनकी वो ख़त्म हो जाती है। और रवैये में भी जो बदलाव आता है जैसे बताया अभी उनके रवैये में और शख्सियत में भी बदलाव देखने को मिलता है। इसके बाद माहिर नफ्सियात ने ये बताया कि इस बीमारी के अल्जाइमर की बीमारी के 3 अलग-अलग मराहल हैं। एक जिसको हल्का अल्जाइमर कह सकते हैं, माइल्ड अल्जाइमर डिज़ीज़। तो इसमें ये देखा जाता है कि अपने जो रोज़मर्रा की जो काम हैं, उसको करने में उन्हें तकलीफ़ या परेशानी होती है। जो थोड़े और हल्के से थोड़े ज़्यादा है किस्म की बीमारी है, उसमें ये देखा जाता है कि उनकी याददाश्त में कमी होती है और उनको हैलुसिनेशन होता है, यानी कि उन्हें वो चीज़ें सुनाई पड़ती हैं जो कि वाक़ई में नहीं हैं। यानी कि उन्हें अलग-अलग तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, अलग-अलग तरह की धुनें सुनाई पड़ती हैं। तो ये चीज़ें जो कि सच्चाई है में या हकीकत में वो चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे किसी गाने की आवाज़, किसी के चिल्लाने की आवाज़, किसी के रोने की आवाज़, किसी घंटी की आवाज़, ये सारी चीज़ें हकीकत में नहीं होती हैं, लेकिन उन्हें वो सारी चीज़ें सुनाई पड़ती हैं। तो ये कहा जाता है सुनाई भी पड़ती हैं, दिखाई भी पड़ती हैं। हैलुसिनेशन में हमारे सेंसरी नर्व से जुड़े हुए जितनी भी हरकतें होती हैं, वो सब उन्हें जो चीज़ सामने नहीं है वो उन्हें दिखाई पड़ सकती हैं। कोई ऐसी आवाज़ जो अभी हकीकत में नहीं आ रही है वो उन्हें सुनाई पड़ सकती है।
कुछ चीज़ें वो महसूस कर सकते हैं, जैसे ठंड या गर्मी का एहसास। अगर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है तो बहुत ज़्यादा ठंड भी महसूस कर सकते हैं, बहुत गर्मी नहीं है तो बहुत गर्मी भी महसूस कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। या इसी तरीके से कोई सूंघने की जो कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी खुशबू या बदबू अगर नहीं भी आ रही है तब भी उन्हें वो चीज़ वो महसूस कर सकते हैं। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि वो इस तरह की बीमारी के शिकार हो सकते हैं। और तो इसे माहिर नफ्सियात ने मॉडरेट अल्जाइमर बताया। और सीवियर या बहुत ज़्यादा भारी जिसे हम कह सकते हैं परेशानी वाली बीमारी, उसमें ये है कि उनका वज़न जो है वो कम होने लगता है और किसी भी चीज़ को खाने में, निगलने में उनको बहुत तकलीफ होती है। बाकी सारी जो अलामतें हैं वो तो रहती ही हैं, साथ में ये भी अलामत उनके अंदर ये देखने को मिलती है कि उनको उनका जो वज़न है वो कम हो रहा है और उनको किसी भी चीज़ को निगलने में, खाने में बहुत तकलीफ हो रही है, गले में भी परेशानी उनको होने लगती है। अब इससे बचाव का उपाय क्या है? कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है जिससे कि इस तरह की बीमारी पैदा ही ना हो? तो सबसे पहले तो है कि जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है कि इंसान को सब्र और इत्मीनान के साथ काम करना चाहिए। यानी कि उसके अंदर एक इत्मीनान की अगर कैफ़ियत नहीं होती है, अगर वो बहुत परेशान होता है, तो उस परेशानी को छोड़ना है और इत्मीनान को अपनाना है। तो और उसको सब्र से काम करना चाहिए कि कोई भी काम है तो अगर वो सब्र के साथ करे कि अगर ठीक है, हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इसमें हमको सब्र करना पड़ेगा। और जो काम बहुत अच्छे से आराम करने की आदत जो है वो डालनी चाहिए। यानी कि आज ख़ास तौर पर आजकल जो हमारी ज़िंदगी हो गई है, भाग-दौड़ की ज़िंदगी ज़्यादा हो गई है कि सुबह से शाम तक हम बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ की हालत में रहते हैं और बहुत ज़्यादा ख़्वाहिशें रखते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा कम करना चाहिए और आराम करने की आदत थोड़ी-सी डालनी चाहिए। नींद का जो अच्छा वक़्फ़ा है, वो अपनाना चाहिए और ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाले हालातों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि जब आप कहीं उलझ जाएँ या कभी लगने लगे कि बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे अगर हम छोड़ देते हैं वहीं पर, तो दिमाग जो है वो हमारा सुकून की हालत में आ जाता है और हमारे अंदर एक तरह से इत्मीनान की कैफ़ियत होती है। तो जितना इत्मीनान और सुकून अगर इंसान अपनाता है, तो उसे इस तरह की परेशानी या उलझनों से वो दूर रहेगा और इस किस्म की बीमारी से बचने की उम्मीदें जो है वो बढ़ जाती हैं। अब इसकी वजूहात के बारे में अगर सोचें कि क्या वजूहात है इसके, तो इसकी वजूहात में भी वो सारी वजूहात आते हैं जो दूसरी बीमारियों में देखी जाती हैं। यानी कि जीन यानी कि हमारी विरासत इसके लिए कुछ हद तक ज़िम्मेदार है। और उम्र, जैसे कि अभी बताया कि उम्र दराज लोगों में ही इस तरह की बीमारी देखने को मिलती है, तो उम्र एक ख़ास वजह है। एक वजह और है कि अगर दिमाग में कोई चोट या कोई नुकसान पहुँचा हो या बचपन की कोई बुरी यादें करके इस तरह की बीमारी के शिकायत की वजह बनती है। फिर कुछ जो ज़हन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, अगर उनमें कुछ टूट-फूट हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है किसी वजह से भी, मान लीजिए किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है या किसी ख़ास बीमारी की वजह से हो रहा है, किसी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट की वजह से हो रहा है, तो वो भी एक ख़ास वजह है कि वो उस वजह से इंसान जो है वो अल्ज़ाइमर का शिकार हो सकता है। और ब्रेन या ज़हन में जो प्रोटीन है, तो उसका अगर वो सही तरीके से काम करना बंद कर देता है या उसके काम करने की सलाहियत में कमी होने लगती है, तो भी ऐसा देखा जाता है कि वो इंसान इस तरह के मर्ज़ का शिकार हो सकता है। अल्ज़ाइमर की बीमारी के इलाज के तौर पर 2 तरह के इलाज को बताया गया, ख़ास तौर पर बताया गया है। पहला तो इलाज दवाओं की मदद से लिया जाता है और दूसरा अलग-अलग तरह के जो टेक्नीक हैं उनकी मदद से अल्ज़ाइमर की बीमारी को दूर करने की कोशिश की जाती है। तो इसमें दवाओं में कुछ अलग-अलग किस्म की दवाओं का सहारा लिया जाता है, जिसमें एसिटाइलकोलिन स्ट्रेसेस इनहिबिटर्स है और मेमांटिनाइन है। और अलग-अलग थेरेपी जो है उसमें कुछ इल्मी और कुछ रवैये से जुड़ी हुई कुछ वैसे थेरेपी भी दी जाती है जिससे कि मरीज़ को कुछ हद तक हॉस्पिटल में या अस्पताल में रख कर के इल्मी तौर पर फिर उसको दुरुस्त किया जाता है, जिससे कि कोशिश की जाती है कि उसकी बीमारी काफ़ी हद तक
कम हो सके। इन सब बीमारियों के अलावा एक बीमारी ख़ास तौर पर माहिर नफ्सियात ने जिक्र किया है यहाँ पर, जिसका नाम है एमनेस्टिक डिसऑर्डर। अल्जाइमर की बीमारी के बाद एक उसी से मिलती जुलती एक बीमारी है एमनेस्टिक डिसऑर्डर। ये अवारिस की खसूसियत ये है कि आम तवज्जो के बावजूद नई मालूमात सीखने में नाकामी, पहले सीखी गई मालूमात को याद करने में कमी पाई जाती है। यानी कि इंसान के इसमें भी परेशानी क्या होती है, इसमें भी परेशानी ये होती है कि इंसान के अंदर भूलने की शिकायत देखने को मिलती है। एमनेस्टिक अवारिस का एक ग्रुप है जिसमें पहले से कायम की गई यादों का नुकसान, नई यादें बनाने की सलाहियत का खो जाना या नई मालूमात सीखने की सलाहियत का खो जाना शामिल है। यानी कि जो पहले से याद है, जो पहले की यादें हैं, वो चीज़ भूल जाती हैं, और जो नई चीज़ें या नई याद भी जो अगर कोई बनाना चाहता है तो उसमें भी वो नाकामयाब होता है। यानी कि उसकी जो याददाश्त की जो सलाहियत है वो बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। इसके पहले एमनेस्टिक डिसऑर्डर क्या है ये जानने के लिए ज़रूरी है कि हम ये जानें कि ख़ास तौर पर एमनेस्टिक जो डिसऑर्डर है उसमें भूलने से जुड़ी हुई सारी खराबी शामिल है। यानी कि हम जब भूलते हैं या भूलने से जुड़ी हुई जितनी बातें होती हैं शामिल हैं, वो एमनेस्टिक डिसऑर्डर के तहत आती हैं। इसमें हम जो भी चीज़ें सीखते हैं या जिसे हम याद रखना चाहते हैं या उससे जुड़ी हुई जानकारी हासिल करना चाहते हैं, उसमें कमी हो जाती है। जो भी हमने पहले सीखा उसमें कमी हो जाती है, और अलग अलग तरह की जो बातें, जैसे कि जहन में, दिमाग में कोई चोट लग जाना या फिर कोई ख़ास जो एरिया है, बनावट है, वो उसमें अगर कोई नुकसान पहुंचता है, शराब का इस्तेमाल अगर किया जाता है तो इस तरह की बीमारी, जाहिर है कि शराब पीने से थोड़ी देर के लिए याददाश्त में कमी आ जाती है जैसे, तो वो भी एक वजह होती है कि अगर हम लगातार शराब में डूबे होते हैं तो एमनेसिया जैसी हालत देखने को मिलती है। इसकी कुछ इलामतें हैं जो माहिर नफ्सियात ने बताए हैं। उसमें बताया है कि सबसे पहले तो इलामत ये है कि याददाश्त में कमी होती है। इंसान किसी भी चीज़ को याद करने में नाकामयाब होता है, जो कि पहले से उसने सीखा है या पहले से उसकी जानकारी है, उसको वो याद करने में नाकामयाब होता है। उसके बाद उसकी जो शख्सियत है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अपना नाम पता तक भूल जाता है और वो अपने आप को एक नए नाम और नए पते से लोगों को अपनी पहचान कराता है। अगर मिसाल के तौर पर अगर किसी का नाम कुछ और है, मिसाल के तौर पर ये देखिए किसी का नाम राहत है और वो अपना नाम दूसरी जगह पे जाके शादाब बताता है और अपने आप को वो पटना का नहीं बल्कि वो अपने आप को दिल्ली का या अपने आप को मुंबई का रहने वाला बताता है, और अपने आप उसका जो पता है, अपना पता है, वो अपना पूरा पता इसी नए तरीके से, नए नाम और नए पते पर ही अपने आप को लोगों के सामने जाहिर करता है। तो ये चीज़ें हैं कि वो अपनी पुरानी यादों को वो भूल जाता है, उसकी शख्सियत में बदलाव होता है और उसकी जो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो ये इस तरह की कुछ इलामतें मरीज जो है वो दिखाता है। इसके अलावा इसकी कुछ खास वजह जो है वो है कि कुछ मेडिकल वजूहात है, कुछ अलग अलग तरह की बीमारियां इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं, और ये जो है बीमारी जो लगातार अलग अलग किस्म से वो बढ़ती चली जाती है। इलाज के तौर पर ये देखा जाता है कि इलाज के तौर पर कुछ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन करके या सब लोगों की सपोर्ट की मदद से या अ, एक नए तरीके की पहचान बना करके मरीज को ठीक करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि वो सब कुछ भूल गया रहता है, इसलिए इस बात की कोशिश की जाती है कि मरीज जो है वो अपने आप को, उसको वापस सब कुछ याद दिलाया जाए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होती है कि उसे पिछला कुछ भी याद नहीं, कभी कभी ये होता है कि पिछला कुछ भी याद नहीं रहता है, और कभी कभी ये एक ऐसी हालत होती है कि उसने जो अभी सीखा या अभी जाना वो चीज़ वो भूल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये देखा जाता है कि अलग अलग उपाय कर करके उसको मरीज को इलाज की
جو ہے علاج کی مدد سے اس کا بیماری یا اس کی جو علامتیں ہیں کافی حد تک کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے آج اعصابی عوارض سے جڑی ہوئی کچھ ہماری گفتگو آپ لوگوں کے ساتھ جو ہم نے شیئر کیا، اور امید ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اگلی کلاس میں پھر سے ایک نئے عنوان کے ساتھ میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔